प्रेशर का बढ़ना काफी गंभीर समस्या है। इतना ही नहीं, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें कोई भी शंका नहीं है कि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ साइलेंट किलर का मतलब यह होता है कि शरीर कुछ सामान्य लक्षण देकर आपको कई प्रकार की गंभीर बीमारियां दे जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से यह आपको यहाँ पर हार्ट अटैक, किडनी फेलर और स्ट्रोक जैसी बीमारियां दे जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर छाया और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट के बारे में। और यह वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। हम समझते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट को देखने से पहले हम पहले जानेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर का मतलब ब्लड यानी कि खून और प्रेशर यानी कि दबाव। इसका मतलब यह होता है कि जब खून रक्त वाहिनी यानी कि आर्टरीज में से पास होता है, तब यह खून रक्त वाहिनी के ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट करता है और जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हमने ब्लड प्रेशर को तो समझ लिया, लेकिन अब हम समझेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हम एक मोटर पंप का उदाहरण लेंगे। एक मोटर पंप है जिसे पाइप के द्वारा ज्वाइंट किया हुआ है और यह पाइप टांकी के अंदर डाली हुई है। अब जब मोटर पंप को हाई प्रेशर पर चालू किया जाता है, तब क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर से पानी पाइप के अंदर से जाता है और जिसकी वजह से पानी पाइप के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। बस कुछ ऐसा ही काम हमारे शरीर में भी होता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ मोटर पंप हमारा हृदय है, पाइप हमारी रक्त वाहिनी और टंकी हमारे शरीर की कोशिकाएं। अब जब हमारा हृदय ज्यादा जोर से पंप करता है, तब ज्यादा मात्रा में खून हमारे रक्त वाहिनी में से जाता है और यही खून रक्त वाहिनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। हमारा हृदय कुछ इस प्रकार काम करता है: संकोचाना, रिलैक्स होना, संकोचाना और फिर रिलैक्स होना। जब हमारा हृदय संकुचाता है, तब क्या होता है कि हृदय के अंदर से खून रक्त वाहिनी में जाता है और जिसकी वजह से यह खून रक्त वाहिनी के ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हमारा हृदय रिलैक्स रहता है, तब खून हृदय के अंदर भर आता है। इस समय जो प्रेशर रक्त वाहिनी के ऊपर क्रिएट होता है, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 120 mmHg के बीच में होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से 80 mmHg के बीच में होना चाहिए। अब हम तो जानते हैं कि जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर कुछ ज्यादा विग्रस काम कर लेते हैं, तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद यही ब्लड प्रेशर अगर हम मापते हैं तो ये नॉर्मल भी हो जाता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल होने के बीच की जो क्रिया क्या हो रही है, इसे समझते हैं। इस समय क्या होगा कि शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्लड चाहिए होगा। हमारे रक्त वाहिनियों में से ज्यादा ब्लड पंप किया जाता है, तब हार्ट भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और जिसे ओवरकम करने के लिए हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो फैल जाती हैं। अब जब हार्ट कम ब्लड पंप करता है, तब यही आर्टरी सिकुड़ जाती है और यह एक नॉर्मल स्वाभाविक क्रिया है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। जब यही ब्लड प्रेशर काफी लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तब इसका उपचार कराना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ डायरेक्ट अपने ब्लड प्रेशर को ही कम करेंगे, तो वो वापस से बढ़ जाएगी। इसलिए हम पहले ब्लड प्रेशर के होने के पीछे के कारण को समझते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के तो बहुत सारे कारण हैं। उसमें से जो कुछ मुख्य कारण हैं, वह है कि आपके रक्त वाहिनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के थप्पे जम जाना, या फिर कहीं पर ब्लड क्लॉट बन जाना, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह उम्र के साथ साथ भी बढ़ता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से या किसी उम्र दराज व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने। लेकिन आजकल तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का सिर्फ दो ही मुख्य कारण है, एक है स्ट्रेस और दूसरा है स्लीप। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो
तो यह भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने का एक कारण बन जाता है। अब जानते हैं अगर बीपी 120 से ज्यादा और 160 से कम हो तो क्या करें। तो आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ चेंजेस करना चाहिए। आप देखेंगे कि बस इन्हीं कुछ चेंजेस से आपकी बीपी कम होने लगेगी। लेकिन अगर यह लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करने के बावजूद आपकी बीपी कम नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर यही बीपी 160 से ज्यादा हो जाती है तो इसे सिर्फ लाइफस्टाइल और दवा की मदद से कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस समय साइलेंट अटैक आने का काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमारे डॉक्टर का सलाह लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है और उसमें भी हमें सिर्फ एलोपैथिक दवाई ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या फिर कोई भी प्रकार की दवाइयाँ जो एलोपैथिक ना हो वह इतनी जल्दी असर नहीं दिखाती और जिसकी वजह से कभी भी साइलेंट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। और जिसका बीपी 160 से ज़्यादा है उन्हें ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि अगर वह कभी भी बीपी की दवाई रात को लेना भूल जाते हैं तो उन्हें सुबह उठते ही यह बीपी की दवाई ले लेनी है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बीमारियां आपने देखी होंगी वो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में काफी ज्यादा होती हैं। इसलिए अगर आप रात को दवाई लेना भूल गए हो तो सुबह उठकर सबसे पहले दवाई लीजिए। अब इन दवाइयों के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट में भी बदलाव लाना है और फिर जब आपका बीपी पहले से घटने लगे तब आपको अपने डॉक्टर के संपर्क से इन दवाइयों के डोज को कम कर देना है और फिर इसे धीरे धीरे करके हमें सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट पर ही निर्भर कर देना है, क्योंकि अब इस समय पर आपकी जो बीपी होगी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होगी। ये तो हमने समझ लिया कि हमें बीपी को कैसे मैनेज करना है, लेकिन अब हम जानेंगे कि हमें कौन से लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करके हमारे बीपी को ठीक करना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर 4 तरीके से चेंजेस करना है। सबसे पहला चेंजेस है योगा एंड एक्सरसाइज। सेकंड, आप जो खाना खाते हैं डाइट को चेंज करेंगे। थर्ड, फिजिकल एक्टिविटी एंड फोर्थ थिंग इज स्लीप। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं योगा और एक्सरसाइज। योगा और एक्सरसाइज करने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है सुबह का समय। इसलिए आपको रोजाना सुबह 1 से 1.5 घंटे तक का वॉक करना है, लेकिन वॉक करने से पहले आपका जो बीपी होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको रोजाना 15 से 20 मिनट तक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए ये तो हमने योगा और एक्सरसाइज जान लिया। अब हम जानते हैं डाइट के बारे में। डाइट में आपको अपने थाली का जो आधा हिस्सा है उसे कच्चे सब्जियों से यानी कि सलाद से भरना है और जो थाली का बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे आप अपने खाने यानी कि पके चीजों से भर सकते हैं, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी इत्यादि से फिल करें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, आपको अपनी भूख का 80% ही खाना खाना है और इसके साथ साथ आपको 1 सप्ताह में 1 बार उपवास जरूर करना है। इन सभी चीजों के अलावा आपको रोजाना सुबह खाली पेट 1 कप चाय पीनी है, लेकिन यह चाय कोई सामान्य नहीं होगा। ये चाय बनाएंगे हम पत्तियों द्वारा। इसमें हम बेलपत्र और तुलसी के पत्ती का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 ग्लास पानी में 3 से 4 बेलपत्र की पत्तियां डालकर इसे बॉईल करना है। जब यह 1 कप जितना रह जाए तब आप इसे गुनगुना रोज सुबह खाली पेट पी ले। इसी तरह हम तुलसी के पत्ते का भी चाय बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 सप्ताह बेलपत्र का चाय पियेंगे और उसके बाद के सप्ताह में तुलसी के पत्ते की चाय बनाकर पियेंगे और इसी तरह हम इसे ऑल्टरनेट वीक पर चेंज करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ डाइट और योगा को बदलकर हम अपने बीपी को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते। आपको इसके साथ अपने डेली रूटीन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल करनी होगी, क्योंकि जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है वो सिर्फ बैठने वाली लाइफस्टाइल हो गई है, यानी कि हम सिर्फ चेयर पर बैठे रहते हैं और की वजह से किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता और फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमें पसीना नहीं आता और जो हमारे शरीर में सॉल्ट का पोर्शन ज्यादा हो चुका है वो हमारे पसीने के द्वारा ही निकलता है और इसीलिए पसीना आना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको अपने रोजाना रूटीन में कुछ फिजिकल एक्टिविटी को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं स्लीप यानी कि नींद। यह भी एक काफी ज्यादा अहम हिस्सा हो गया है, क्योंकि आजकल के इतने ज्यादा टेंशन और प्रेशर में हमें नींद कम आने लग गई है और इसके साथ साथ गहरी नींद भी नहीं आती। बीपी के मरीजों को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए
और नींद लेने के पहले उन्हें 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। इससे नींद भी काफी गहरी आती है। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर के अग्रवाल जो कि पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, उनके अनुसार अगर आप 80 फॉर्मूला अपनाते हैं तो 80% चांसेस है कि आप 80 साल तक की उम्र तक जी सकते हैं। चलिए जानते हैं उनके इस 80 फॉर्मूला को। उनके अनुसार अगर आप ये 80 फॉर्मूला अपनाते हैं तो 80% चांसेस है कि आप 80 साल तक की उम्र तक जीवित रहेंगे। तो चलिए जानते हैं ये 80 फॉर्मूला के बारे में। 80 फॉर्मूला के अनुसार आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 80 के नीचे होना चाहिए। तो इसके साथ ही आपको रोजाना 80 मिनट वॉकिंग भी करनी है। आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज 80 साइकिल एक दिन में कंप्लीट करनी है और आपको अपनी जिंदगी भर में 80 बार ब्लड डोनेट करना है। ब्लड डोनेट करना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर जो नए खून बनते हैं वो पहले जितने गाढ़े नहीं रहते हैं, वह पतले होते हैं। इसके अलावा स्मोक ना करें, अल्कोहल का कंजप्शन ना करें। आप इन सभी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कुछ महीनों के अंदर आपका बढ़ा हुआ बीपी अब नॉर्मल रेंज के नीचे आ चुका है। जब आपकी बीपी नॉर्मल रेंज के नीचे आने लग जाए, आप अपनी दवाइयों को छोड़ दें, लेकिन यह भी अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। 120 के नीचे आ जाए और कुछ महीनों तक ये बरकरार रहे, तब आपको अपनी बीपी की दवाइयों को छोड़ देना है, लेकिन यह भी आप अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। एक बार दवाई छोड़ने के बाद भी आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट को बरकरार रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में आपने बीपी के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली होगी। अगर कुछ जानकारी बच भी जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम और हमारी टीम इसका जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।